हेलो दोस्तों, मैं हूं अननोन टीचर फ्रॉम unknownteacher.in। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर। दोस्तों, ये वीडियो एक्सरसाइज 3.1 का इंट्रोडक्शन वीडियो है। यानी कि जो भी टॉपिक्स एक्सरसाइज 3.1 में कवर होने वाला है उसका मैं एक कॉन्सेप्ट आपको देने वाला हूँ। ठीक है, तो पहला जो कॉन्सेप्ट है जो आपके बुक में मेंशन किया गया है वो है प्लेन सरफेस का कॉन्सेप्ट। तो प्लेन सरफेस दोस्तों क्या है ये हम पहले समझ लेते हैं। अगर प्लेन सरफेस को हम हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो प्लेन यानी कि सपाट, ठीक है, यानी कि फ्लैट, इंग्लिश में हम इसे फ्लैट बोलते हैं। और सरफेस, सरफेस यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट का जो ऊपरी जो आउटर जो सतह होता है ना, उसे हम सरफेस कहते हैं। यानी कि अगर हिंदी में कहने जाए हम तो प्लेन सरफेस यानी कि सपाट सतह। जो भी सरफेस, अगर कोई भी सरफेस बिल्कुल ही फ्लैट हो, बिल्कुल ही सपाट हो, जो उभर खाबर ना हो, जो रफ ना हो, तो उसे हम प्लेन सरफेस कह सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल एग्जाम्पल आप इस वाइट बोर्ड को ले सकते हो। ये बिल्कुल ही प्लेन है। ठीक है, तो ये क्योंकि प्लेन है तो इसे हम प्लेन सरफेस कह सकते हैं। या फिर कोई भी आप पेपर भी ले सकते हो। ये जो प्लेन शीट ऑफ पेपर है ये भी बिल्कुल प्लेन सरफेस का आप एग्जांपल ले सकते हो, क्योंकि ये बिल्कुल प्लेन है, रफ नहीं है। ठीक है, तो इसे हम प्लेन सरफेस का एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि प्लेन सरफेस, कोई भी सरफेस बिल्कुल सपाट हो उसे हम प्लेन सरफेस कहते हैं। तो नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आपके बुक में है वो है प्लेन कर्व का कॉन्सेप्ट। तो मैंने यहाँ पे प्लेन कर्व को 3 कंडीशन में डिवाइड किया हुआ है। अभी जो पहला कंडीशन है दैट इज कर्व मेड ऑन प्लेन सरफेस। प्लेन कर्व होने के लिए ये तीनों कंडीशन का होना बिल्कुल ज़रूरी है। ठीक है, तो पहला कंडीशन क्या है? कर्व मेड ऑन प्लेन सरफेस, यानी कि कोई भी कर्व, कुछ भी कर्व अगर हम बना रहे हैं तो उसको हम प्लेन सरफेस के ऊपर ही हमें बनाना है। ये पहला कंडीशन है। दूसरा क्या है? विदाउट लिफ्टिंग पेन और पेंसिल। अगर हम प्लेन कर्व एक प्लेन सरफेस के ऊपर बना रहे हैं तो डेफिनेटली आइदर पेन या पेंसिल से बनाएंगे, है कि नहीं? तो इस तरह से हमें बनाना है कि हम उस कर्व को बनाने के टाइम में हमें ये जो पेन है या फिर पेंसिल है तो उसे हमें उठाना नहीं है। ठीक है, बनाने वक्त हमें उसे लिफ्ट नहीं करना है। ठीक है, ब्रेक नहीं करना है, हमें कॉन्टिन्यूसली उसे ड्रॉ करना है। ठीक है, ये हो गया सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन ये है विदाउट रिट्रेसिंग एनी पोर्शन। विदाउट रिट्रेसिंग एनी पोर्शन का मतलब यही है कि हम एक ही पोर्शन को दोबारा ड्रॉ नहीं करेंगे। उसके ऊपर हम जो बोलते हैं ना, जब हम लिखते हैं कुछ भी ओवर राइटिंग हमें करना नहीं है। तो सिमिलरली हम जब कुछ भी ड्रॉ करेंगे, प्लेन कर्व जब ड्रॉ करेंगे तो हम एक ही पोर्शन को दोबारा से ड्रॉ नहीं करेंगे। ओके, एक ही जगह को हम 2 बार ड्रॉ नहीं करेंगे। तो इसका मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। कुछ इस तरह से होगा प्लेन कर्व। क्योंकि ये प्लेन सरफेस है तो डेफिनेटली पहला वाला कंडीशन सेटिस्फाई होगा। ओके, अभी हम एक बना के देख लेते हैं कुछ भी। ये एक प्लेन कर्व है। क्यों? क्योंकि मैंने पहला ये आपको बताया है, ये प्लेन सरफेस के ऊपर मैंने एक कर्व ड्रॉ किया है। दूसरा क्या है? विदाउट लिफ्टिंग पेन और पेंसिल। तो मैंने इस पेन से बनाया है। तो बनाने वक्त मैंने कहीं भी किसी भी पोर्शन में अपना पेन लिफ्ट नहीं किया है, सिर्फ स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट में ही, स्टार्टिंग पॉइंट में इस तरह से लगाया है और एंडिंग पॉइंट में मैंने इसे उठाया है। ठीक है, तो ये दूसरा वाला कंडीशन भी सेटिस्फाई करता है। तीसरा वाला कंडीशन जो है कि मैंने कोई भी पोर्शन को दोबारा से ड्रॉ नहीं किया। ठीक है, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे मैंने स्टॉप किया, तो इसी बीच मैंने कोई भी पोर्शन को दोबारा ड्रॉ नहीं किया है। तो ये एक प्लेन कर्व होगा। ओके, समझ में आ गया? या फिर आप इस तरह से भी ले सकते हैं, ये भी एक प्लेन कर्व है। ठीक है, ये तीनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। पहला मेड ऑन प्लेन सरफेस, दूसरा मैंने कहीं भी बनाने वक्त इसे ये पेन को मैंने लिफ्ट नहीं किया है। तीसरा, मैंने कोई भी एक पोर्शन को दोबारा ड्रॉ नहीं किया है। ओके, अभी जो प्लेन कर्व नहीं है मैं उसका एक एग्जांपल दे देता हूँ। सपोज ऐसा कोई एक फिगर है। ठीक है, ये प्लेन कर्व नहीं है। क्यों?
ये प्लेन सरफेस पे तो बना हुआ है, ठीक है। मैंने अपना पेन, ये जो पेन है मैंने लिफ्ट भी नहीं किया है, ठीक है। लेकिन ये जो तीसरा वाला पॉइंट है ना, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तीसरा वाला पॉइंट में जो है कि मुझे कोई भी एक पोर्शन दोबारा ड्रॉ नहीं करना है, ठीक है। तो मैंने, देखिए मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, ये यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पोर्शन है, मैंने पहले एक बार मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर जब यहाँ से मैंने स्टार्ट किया तो यही वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये मैंने दोबारा ड्रॉ कर दिया, ओके। यानी कि एक लाइन के ऊपर मैंने फिर से दूसरा लाइन ड्रॉ किया। तो इसीलिए जो ये 3 नंबर तीसरा जो कंडीशन है, ये सेटिस्फाई इस वाले फिगर में नहीं करता है। तो इसीलिए ये प्लेन कर्व नहीं हो सकता। हो गया, समझ में आ गया? ओके। तो या फिर आप ये सर्कल आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ से ड्रॉ किया और यहाँ पे मैंने ख़त्म किया। तो ये क्या प्लेन कर्व होगा? ये डेफिनेटली प्लेन कर्व होगा, क्योंकि मैं ज्वाइन कर सकता हूँ। मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, ऐसा गया, फिर यहाँ पे ही मैंने ख़त्म कर दिया। यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट मैंने सिर्फ ज्वाइन किया, ठीक है। मैंने इसके ऊपर दोबारा नहीं बनाया, तो इसीलिए ये एक प्लेन कर्व होगा। क्लियर है? तो ये सब आपका जो है फिगर, ये मैंने ये प्लेन कर्व का आपको एक एग्जांपल दिया। सिर्फ ये प्लेन कर्व नहीं है, ये वाला फिगर जो है, ठीक है। तभी नेक्स्ट वाले जो टॉपिक है वो हम समझ लेते हैं, वो है सिंपल या फिर प्लेन क्लोज्ड कर्व, ठीक है। प्लेन कर्व हमने देखा, सिर्फ ये बीच का एक क्लोज्ड आ गया, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, ए प्लेन कर्व विच इज क्लोज्ड इज कॉल्ड प्लेन क्लोज्ड कर्व। यानी कि कोई भी प्लेन कर्व जो कि क्लोज्ड हो, ठीक है, जो कि बंद हो, हर तरह से चारों तरफ से अगर बंद हो, तो उसे हम प्लेन क्लोज्ड कर्व कह सकते हैं। तो प्लेन क्लोज्ड कर्व का ये एग्जाम्पल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये ओपन है, ये क्लोज नहीं है। ये भी नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये प्लेन कर्व ही नहीं है, तो प्लेन क्लोज्ड कर्व कहाँ से होगा, है कि नहीं। लेकिन ये वाला जो फिगर है, ये प्लेन क्लोज्ड कर्व का एग्जाम्पल हो सकता है, क्योंकि पहला, ये प्लेन कर्व का जो भी कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा, जो प्लेन क्लोज्ड कर्व में जो चाहिए, जो कि है ए प्लेन कर्व विच इज क्लोज्ड, ये देखिए बिल्कुल ही क्लोज्ड है, ये यहाँ से बंद है कि नहीं। तो क्योंकि ये बंद है, तो इसलिए हम इसे प्लेन क्लोज्ड कर्व या फिर सिंपल क्लोज्ड कर्व कह सकते हैं। ओके दोस्तों, अब हम समझ लेते हैं पॉलीगन किसे कहते हैं। पॉलीगन का जो डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू योर बुक, वो है ए सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ए पॉलीगन। यानी कि एक सिंपल क्लोज्ड कर्व होना है मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट, उसमें सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट्स ही रहेंगे, ठीक है। यानी कि फर्स्ट कंडीशन ये है कि वो एक क्लोज्ड कर्व होना है। दूसरा कंडीशन यही है, इट मस्ट बी मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट। एग्जाम्पल के तौर पर आप कुछ भी एक फिगर ले लीजिए, ये एक पॉलीगन है, क्यों? क्योंकि ये क्लोज्ड है, ओके, और साथ ही साथ ये सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से ही बना हुआ है, ठीक है। अगर मैं ये वाला लाइन मिटाकर इस तरह से अगर एक कर्व ड्रॉ कर देता हूँ, तो ये पॉलीगन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये लाइन सेगमेंट है, ये भी लाइन सेगमेंट है, ये भी लाइन सेगमेंट है, लेकिन ये जो पार्ट है ये लाइन सेगमेंट नहीं है, ये कर्व है, तो ये एक पॉलीगन नहीं होगा। तो इसलिए पॉलीगन होने के लिए सिंपल क्लोज्ड कर्व होना जरूरी है, और साथ ही साथ सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट ही होना है इसमें, ठीक है। तो ये एक पॉलीगन हो जाएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन, इसमें जाने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि पॉलीगन क्योंकि होने के लिए वो एक सिंपल क्लोज्ड कर्व होना ज़रूरी है, ये आप नोट कीजिएगा। क्लोज्ड होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है, और लाइन सेगमेंट होना ज़रूरी है। तो हम जब पॉलीगन बनाते हैं और वो जहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से बनाना है, तो कभी भी पॉलीगन 2 लाइन सेगमेंट से नहीं बन सकता है। मिनिमम 3 लाइन सेगमेंट चाहिए,
ठीक है, एक पॉलीगन होने के लिए। क्योंकि अगर मैं कोई भी 2 लाइन सेगमेंट ले लेता हूँ, सपोज ये और ये मैंने ले लिया, तो ये ओपन रहेगा। तो कम से कम अगर 3 लाइन सेगमेंट होता है तभी एक पॉलीगन होगा, ठीक है। और वो क्योंकि यहाँ पे हमें इसे जो फिगर है उसे क्लोज करना होता है, तो मिनिमम 3 नंबर्स ऑफ साइड्स हमें चाहिए, ठीक है। या फिर आप वर्टेक्स भी बोल सकते हो, ये वर्टेक्स, ओके। ये जो पॉइंट है इसे हम वर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन में इसलिए नंबर ऑफ साइड्स क्लासिफिकेशन ऑफ फिगर के हिसाब से जो पहला हम नंबर ऑफ साइड्स लेते हैं वो 3 नंबर्स ऑफ साइड्स या फिर वर्टेक्स लेते हैं, ठीक है। क्योंकि मिनिमम हमें पता है कि 3 तो होना ही है, नंबर ऑफ साइड्स या फिर वर्टेक्स, तभी एक पॉलीगन बन सकता है। तो हम क्या बोलते हैं उस पॉलीगन को जिसका नंबर ऑफ साइड्स 3 हो या फिर नंबर ऑफ वर्टेक्स कितना हो, 3 हो, उसे हम बोलते हैं ट्राइंगल, ठीक है। तो ट्राइंगल में ये देखिए, एक साइड, 2 साइड, ये 3 साइड, या फिर ये फर्स्ट वाला वर्टेक्स, दूसरा वाला ये वर्टेक्स, तीसरा वाला ये वाला वर्टेक्स, ठीक है। देयरफॉर जो 3 साइड से बना होता है जो पॉलीगन, उसे हम ट्राइंगल बोलते हैं। सिमिलरली जिसका नंबर ऑफ साइड्स या फिर वर्टेक्स 4 हो, उसे हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। यहाँ पे क्वाड का मतलब है 4, ठीक है, और ये लेटरल का मतलब है साइड्स, यानी कि 4 साइड्स, ओके। तो उसे हम क्या बोलते हैं, जिसका नंबर ऑफ साइड्स 4 है या फिर वर्टेक्स 4 है, उसे क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो शेप कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। ये क्लोज्ड भी है और ये 4 लाइन सेगमेंट से बना है, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल में बहुत सारा फिगर आ जाता है जो आपको पता है, जैसे कि स्क्वायर, पैरेललोग्राम, ऐसे बहुत सारे फिगर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल में। नंबर ऑफ साइड्स अगर 5 होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, पेंटागन, ठीक है। पेंटागन का फिगर कुछ इस तरह से होगा, 1 2 3 4 5, यानी कि ये एक साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, ये 5, ये 5वां साइड, ठीक है। तो ये हो जाएगा पेंटागन। सिमिलरली नंबर ऑफ साइड्स अगर 6 होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, हेक्सागन। फिगर इस तरह से, ये फर्स्ट साइड, सेकंड साइड, थर्ड साइड, फोर्थ साइड, फिफ्थ एंड 6th साइड, ओके। नंबर ऑफ साइड्स या फिर वर्टेक्स अगर 7 हो तो उसे हम बोलते हैं हेप्टागन। फिगर कुछ इस तरह से है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। नंबर ऑफ साइड्स अगर 8 हो तो उसे हम बोलते हैं ऑक्टागन। यहाँ भी 8 साइड्स है, या फिर अगर आप देखें तो 8 वर्टेक्स है। तो सिमिलरली अगर 9 नंबर ऑफ साइड्स होता है तो उसे हम बोलते हैं नोनागन। 10 अगर साइड्स होता है या फिर वर्टेक्स होता है उसे हम बोलता है डेकागन, ओके। तो इस तरह से ये कंटिन्यू होगा, ओके। तो इस नंबर ऑफ साइड्स या फिर वर्टेक्स के बेसिस पे हम पॉलीगन का नाम जनरलाइज करते हैं, ओके। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट वाले टॉपिक पर। दोस्तों अगला जो टॉपिक है वो है डायगोनल्स। पहले हम समझ लेते हैं बाय डेफिनेशन डायगोनल क्या है, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे फिगर बना के समझा दूंगा। ए डायगोनल इज ए लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग 2 नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ ए पॉलीगन। मैंने यहाँ पे नॉन कॉन्जिक्यूटिव को अंडरलाइन किया है, क्यों किया है, क्योंकि यही पार्ट जो है आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो कहा गया है, डायगोनल हम उस लाइन सेगमेंट को कहते हैं जो 2 नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स या फिर वर्टिसेस, एक पॉलीगन का जो नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस होगा, जब हम उसे ज्वाइन करेंगे, जो लाइन सेगमेंट बनता है, ज्वाइन करने के बाद 2 वर्टिसेस को, उस लाइन सेगमेंट को हम डायगोनल कहते हैं। यहाँ पे जो भी समझने वाला जो बात है वो है नॉन कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या है। तो मैं यहाँ पे आपको एक डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। ये एक पॉलीगन है, ठीक है, और इसका जो भी वर्टेक्स है, इस वाले वर्टेक्स को मैं एक नाम दे देता हूँ ए, इस वाले को बी, ये वाले वर्टेक्स को सी, और ये वाला वर्टेक्स डी होगा, ठीक है। तो ये 4 वर्टेक्स है। तो अभी नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्सेस का मतलब क्या है। कॉन्जिक्यूटिव हम जानते हैं, हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हमने लास्ट एक के बाद एक जो नंबर आता है उसे हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर कहते हैं। तो यानी कि लगातार नंबर।
1 के बाद आएगा 2 तो 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर होगा 1 का। 2 के बाद आएगा 3 तो 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर होगा 2 का, ठीक है, जो लगातार आता है। तो नॉन कॉन्जिक्यूटिव यानी कि ये लगातार नहीं होगा। ये क्या होगा, ये एक को छोड़ के दूसरा, ये ऑल्टरनेट होगा। जैसे कि यहाँ हम पहले समझ लेते हैं, इस फिगर में ए बी सी डी 4 वर्टेक्स है एक पॉलीगन का, है। तो अभी जो नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स है वो कुछ इस तरह से होगा। देखिए दोस्तों, हमें लगातार नहीं चाहिए, हमें एक पॉइंट छोड़ के नेक्स्ट वाला पॉइंट को कंसीडर करना है, तभी वो नॉन कॉन्जिक्यूटिव होगा। यहाँ पे ए के बाद बी आ रहा है, अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देख रहे हैं, अगर हम इस तरह से फिगर को समझते हैं, ठीक है, तो ए के बाद आ रहा है बी। तो क्योंकि ये लगातार है तो ये कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स हो गया। हमें चाहिए नॉन कॉन्जिक्यूटिव, यानी कि हम ए के बाद एक पॉइंट छोड़ेंगे, इस पॉइंट को छोड़ के जो अगला वाला पॉइंट आएगा वो हो जाएगा नॉन कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है। यानी कि एक वर्टेक्स को स्किप करके जो दूसरा वर्टेक्स आएगा, ठीक है, वो वर्टेक्स हो जाएगा नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स। यानी कि ए का नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स होगा सी, ठीक है। तो ए और सी जो है वो नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स है। और इस नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स को जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये जो लाइन सेगमेंट है, ठीक है, इस लाइन सेगमेंट को हम डायगोनल कहेंगे, ठीक है। तो हम जैसे कि हमने क्लॉकवाइज देखा, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज भी देखते हैं तो ए का जो नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स होगा वो भी सी ही होगा, ठीक है, क्योंकि ए के बाद जो नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स आ रहा है वो है डी, और हमें चाहिए नॉन कॉन्जिक्यूटिव, यानी कि हम डी को स्किप करके नेक्स्ट वाला जो वर्टेक्स है उसे हम देखेंगे। ए का जो नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स इस तरह से अगर हम घुमा के देखते हैं तो वो भी सी ही होगा, ठीक है। तो ये इस वाले फिगर में दोनों ही नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं हम तो दोनों ही सेम आ रहा है, लेकिन हर फिगर में सेम नहीं आएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट, अगर हम बी को स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं तो बी का नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स कौन सा होगा। बी के बाद आता है सी, सी को हम छोड़ देंगे। सी के बाद आता है डी, तो हमने क्या किया, बी के बाद इस वाले पॉइंट को छोड़ के हमें डी को लेना है कि नहीं, तभी वो नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स होगा, यानी कि एक वर्टेक्स को छोड़ के। तो बी का नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स होगा डी। ये क्लॉकवाइज हो गया, तो हम एंटी क्लॉकवाइज भी देख लेंगे। इस तरह से अगर हम घुमा के देखते हैं तो बी के बाद यहाँ ए आ रहा है तो ये कॉन्जिक्यूटिव हो गया, तो ए को छोड़ के हम जो नेक्स्ट वर्टेक्स है वो भी यहाँ पे सेम ही आ रहा है, वो भी डी आ रहा है, ठीक है। तो बी का नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स हो जाएगा डी। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इसे ज्वाइन कर देना है। तो यहाँ पे हमने देखा ए का नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स है सी और बी का नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स है डी, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं सी का नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स है ए, डी का नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स है बी। तो इस वाले वर्टेक्स को, नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स को जब हम ज्वाइन करते हैं तो उसे हम डायगोनल कहते हैं। ओके, समझ में आ गया। तो बहुत ही ईजी है, सिर्फ नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स को आपको देखना है। याद रखिएगा दोस्तों, नॉन कॉन्जिक्यूटिव का मतलब है जो लगातार नहीं होता है। ओके, अभी हम नेक्स्ट देख लेते हैं टाइप्स ऑफ पॉलीगन। अभी पॉलीगन का 2 टाइप होता है। अभी कौन सा पॉलीगन क्या है, बाय डेफिनेशन आपको समझना है, ठीक है। एक आता है कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन को हम पहले समझ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, नो पोर्शन ऑफ द डायगोनल्स आर इन द एक्सटीरियर ऑफ ए पॉलीगन। एक्सटीरियर और इंटीरियर क्या होता है, ये एक मैंने पॉलीगन ड्रॉ किया, ठीक है। तो अंदर वाला जो पार्ट है वो होगा इंटीरियर और बाहर वाला जो भी पार्ट है वो होगा एक्सटीरियर। तो बाय डेफिनेशन हमें क्या कहा गया है, इस पॉलीगन का जो भी डायगोनल होगा वो एक्सटीरियर में नहीं होगा। ओके, डायगोनल एक्सटीरियर में नहीं बनेगा इन केस ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन में हमेशा डायगोनल उस पॉलीगन के अंदर ही बनेगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ भी आप ए ले लीजिए, ये ए बी मैं नेम दे देता हूँ, ए बी सी और डी। तो ए का नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स होगा सी, बी हमने छोड़ दिया, स्किप किया। इस तरह से देखिए, ए के बाद आता है बी, बी के बाद आता है सी, तो बी को छोड़ दीजिए, ए और सी को आप ज्वाइन कीजिए। ओके, यानी कि ए सी
एक डायगोनल है। सिमिलरली बी को अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं तो सी छोड़िए डी आ गया, ठीक है, तो बी और डी दूसरा डायगोनल हो गया। तो यहाँ पे आप दूसरा और कोई भी डायगोनल बाहर की ओर आपको नहीं मिलेगा। जो भी डायगोनल बनेगा वो हमेशा इंटीरियर में ही बनेगा। ओके, यानी कि ये एक कॉन्वेक्स पॉलीगन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो भी डायगोनल बन रहा है वो उस पॉलीगन के अंदर ही बन रहा है। सिमिलरली ये वाला फिगर में भी सेम ही होगा। इस वाले पॉइंट से अगर मैं इस वाले पॉइंट को ज्वाइन करता हूँ तो वो एक डायगोनल हो गया, ठीक है। इस वाले वर्टेक्स से इस वाले वर्टेक्स को जब मैं ज्वाइन करता हूँ तो वो भी एक और एक डायगोनल हो गया इस वाले पॉलीगन में। तो देयरफॉर इस वाले पॉलीगन में भी कोई भी डायगोनल का पार्ट बाहरी ओर में नहीं है, सब अंदर ही बन रहा है, यानी कि ये एक कॉन्वेक्स पॉलीगन का एग्जाम्पल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्वेक्स पॉलीगन आपने समझ लिया। अभी हम देख लेते हैं कॉनकेव पॉलीगन किसे कहते हैं। कॉनकेव पॉलीगन में डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, एटलीस्ट वन डायगोनल इज आउटसाइड द पॉलीगन। कम से कम एक डायगोनल एक्सटीरियर में बनेगा, ठीक है, इस पॉलीगन के बाहर बनेगा, ठीक है, कम से कम एक। अगर डायगोनल बाहर नहीं बन रहा है तो डेफिनेटली वो कॉन्वेक्स होगा। अगर कोई भी डायगोनल बाहरी ओर में बन रहा है, कोई भी पॉलीगन का आउटसाइड में बन रहा है, तो वो एक कॉनकेव पॉलीगन होगा। तो देख लेते हैं कैसा होगा। इसको आप नेम दे दीजिए ए बी सी, ये पॉइंट डी ई एफ, ठीक है। ए का नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स क्या होगा? अगर हम इस तरह से जाते हैं, अगर यहाँ से घुमा के देखते हैं तो ए के बाद जो नेक्स्ट नॉन कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट है वो है सी। ए और सी को आप ज्वाइन कीजिए यहाँ से, सॉरी, कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। अभी फिर अगर हम इस तरह से घुमा के देखते हैं तो ए का नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स होगा ई। एफ को हमने छोड़ दिया, एक वर्टेक्स को स्किप करके नेक्स्ट वाला वर्टेक्स को हमने ज्वाइन किया, ठीक है। तो ये तो अंदर हो गया दो डायगोनल्स। और भी डायगोनल्स है, मैं आपको सिर्फ ये वाला डायगोनल से ही समझा देता हूँ। तो ये तो अंदर हो गया, तो अभी तक ये कॉन्वेक्स पॉलीगन है। लेकिन अगर मैं ई वाले पॉइंट को लेता हूँ तो ई का जो नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स है वो कुछ ई के बाद आप डी को स्किप कीजिए, ई के बाद डी आता है, डी के बाद आता है सी। तो नॉन कॉन्जिक्यूटिव जो वर्टेक्स है ई का, तो वो आप डी को छोड़ दीजिए, ई के बाद डी, डी के बाद सी, यानी कि ई और सी नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स है। तो अगर इस दो वर्टेक्स को अगर मैं ज्वाइन कर देता हूँ तो हम देख सकते हैं ई और सी मिलकर एक डायगोनल बना रहा है, एक लाइन सेगमेंट यहाँ भी बन रहा है, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपको डॉटेड लाइन से समझा दिया है। तो क्योंकि एक डायगोनल इस वाले पॉलीगन के बाहर बन रहा है, ठीक है, तो ये एक कॉनकेव पॉलीगन के अंदर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक डायगोनल इस पॉलीगन के बाहर भी बन रहा है। सिमिलरली यहाँ भी आप देख सकते हैं, इस वाले पॉइंट से अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो ये वाला छोड़ देता हूँ मैं, और ये जो उसके बाद नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स होगा उसे मैं अगर ज्वाइन कर देता हूँ तो यहाँ भी इजीली हम देख सकते हैं एक डायगोनल इस वाले पॉलीगन के बाहर बन रहा है, ठीक है। ये इंटीरियर में था डायगोनल्स, ये एक्सटीरियर में डायगोनल है। सिमिलरली यहाँ भी कुछ अगर हम इंटीरियर में बना के देखते हैं डायगोनल बहुत कुछ होगा, ये वाला डायगोनल हो जाएगा, ये वाला डायगोनल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके साथ ही साथ एक डायगोनल बाहर भी बन रहा है, ठीक है। तो जो क्योंकि ये बाहर बन रहा है तो ये एक कॉनकेव पॉलीगन हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट वाले टॉपिक में। दोस्तों नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन किसे कहते हैं? ए रेगुलर पॉलीगन इज बोथ इक्वी एंगुलर एंड इक्विलेटरल। अभी इक्वी एंगुलर क्या है, ठीक है, ये हम पहले समझ लेते हैं। इक्वी यानी कि इक्वल, ठीक है, एंगुलर यानी कि एंगल, इक्वल एंगल, ओके। सबसे पहले हम एग्जाम्पल एक देख लेते हैं, ठीक है। उस एग्जाम्पल के हिसाब से मैं आपको ये डेफिनेशन समझा दूंगा। सपोज एक हम स्क्वायर ले लेते हैं। हमें पता है स्क्वायर का हर एक एंगल इक्वल रहता है और साथ ही साथ हर एक साइड भी इक्वल होता है। तो इक्वल एंगल
यानी कि हर जो एंगल होगा वो इक्वल रहेगा। स्क्वायर में हमें पता है कि हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक है। एंड इक्विलैटरल, इक्विलैटरल यानी कि इक्वी यानी कि इक्वल, लैटरल यानी कि साइड, ठीक है, इक्वल साइड। रेगुलर पॉलीगन में क्या होता है, कोई भी एक पॉलीगन जिसका हर एक एंगल इक्वल होगा और हर एक साइड भी इक्वल होगा, उस वाले पॉलीगन को हम रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। और एग्जाम्पल में ये जो स्क्वायर है ये पूरा फिट आता है, क्योंकि स्क्वायर में हर एक एंगल इक्वल मेजर का रहता है और साथ ही साथ हर एक साइड भी एक दूसरे का बराबर होता है। तो स्क्वायर इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेगुलर पॉलीगन। साथ ही साथ और एक एग्जाम्पल जो कि बहुत ही कॉमन है वो है इक्विलैटरल ट्रायंगल का। इक्विलैटरल ट्रायंगल में हमें पता है हर एक एंगल होता है 60 डिग्री और हर एक साइड एक दूसरे के बराबर होता है, यानी कि स्क्वायर और इक्विलैटरल ट्रायंगल एक रेगुलर पॉलीगन का एग्जाम्पल होगा। नेक्स्ट आता है इरेगुलर, यानी कि इसका उल्टा। पॉलीगन हुज एटलीस्ट वन एंगल एंड वन साइड इज डिफरेंट फ्रॉम अदर एंगल्स एंड साइड्स ऑफ द पॉलीगन। यानी कि कोई भी आप एग्जाम्पल लीजिए, इसमें आपको सिर्फ यही दिखाना है कि एक साइड दूसरे साइड के बराबर नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे हम ये फिगर ले लेते हैं। ये परफेक्टली बना नहीं है, सपोज ये एक रेक्टेंगल है, तो इसमें हमें दोनों ही एक साथ नहीं चाहिए, ठीक है। जैसे कि हमने रेगुलर पॉलीगन में देखा था, रेगुलर पॉलीगन में दोनों ही, जैसे कि एंगल और साइड दोनों ही बराबर होना एक ही साथ बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन इरेगुलर पॉलीगन में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। इसमें सिर्फ कहा गया है कि एटलीस्ट वन साइड एंड वन एंगल इज डिफरेंट फ्रॉम अदर एंगल्स एंड साइड्स ऑफ द पॉलीगन। ओके, तो यहाँ पे जो होगा ये साइड ये वाले साइड के बराबर है। रेक्टेंगल में हमें पता है कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, लेकिन ये वाला साइड सपोज अलग है। सपोज इसे हम 5 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ये वाला भी 5 सेंटीमीटर होगा। ये सपोज 4 सेंटीमीटर है तो ये वाला 4 सेंटीमीटर होगा। लेकिन ये साइड और ये साइड एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो ये एक इरेगुलर पॉलीगन हो जाएगा। ओके, और कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज एक स्केलिन ट्रायंगल ले लेते हैं। स्केलिन ट्रायंगल उस ट्रायंगल को हम बोलते हैं जिसका हर साइड एक दूसरे के बराबर नहीं होता है। सपोज ये वाला 6 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी एक एग्जांपल होगा इरेगुलर पॉलीगन का, क्योंकि हर एक साइड डिफरेंट है। सिमिलरली यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो भी अलग अलग एंगल बनेगा, ठीक है। तो आइदर साइड या फिर आइदर एंगल, जो भी आपके क्वेश्चन में रहेगा, अगर एक दूसरे के बराबर नहीं होता है तो डेफिनेटली इरेगुलर पॉलीगन होगा। अगर हर एक साइड और हर एक एंगल एक दूसरे के बराबर हो जाता है तो वो रेगुलर पॉलीगन के अंदर आएगा, ठीक है। तो अभी हम एक्सरसाइज में जाने वाले हैं, तो नेक्स्ट वाला वीडियो एक्सरसाइज के ऊपर आएगा, ठीक है।